हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। आई होप यू गाइज आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं आप सभी का टीचर सुरेश रावत आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ एकदम ब्रांड न्यू सा लेक्चर ऑफ व्हाट सर ऑफ वर्क एंड एनर्जी। सो इन द ब्रांड न्यू लेक्चर ऑफ वर्क एंड एनर्जी सर हम क्या करने वाले हैं। हम वही करने वाले हैं जहाँ पे हमने पहले छोड़ा था। कहाँ पे छोड़ा था सर? हमने छोड़ा था क्वेश्चंस पे, है ना। मतलब हमने स्टार्ट नहीं करे थे क्वेश्चंस, लेकिन हमने एक रिवीजन लेक्चर करके इसको एंड कर दिया था इस टॉपिक पर, ठीक है। बट उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक आ गया, जस्ट बिकॉज मुझे अपने कॉलेज वापस आना था, वहाँ पे जाके चीज़ें थोड़ी सेटल करनी थी, इसलिए ब्रेक छोटा सा आया था। बट अब ये ब्रेक खत्म हो चुका है ना, और मैं अब चीज़ों को दोबारा उसी फ्लो में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना। तो हम अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे। लास्ट ऑफ अगस्त तक ये कोर्स चलेगा तुम्हारा, ठीक है। सो लेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज के इस क्वेश्चन सीरीज को। क्वेश्चन सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, पढ़ते हैं। तो क्या बोलता है वो, लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो। कुछ एक्टिविटीज लिखी हुई है नीचे, रीजन आउट वेदर वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। देखो, हम चीज़ों को तो रिवाइज करते हुए चलेंगे, है ना। हम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलेंगे और थोड़ा थोड़ा उन्होंने समझते हुए चलेंगे। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू गाइज नो व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है सर? वर्क इज नथिंग बट सर, कि सर किसी भी चीज़ को हम जब करते हैं तो सर उसमें फोर्स लगता है कि नहीं सर? फोर्स लगता है। और सर जब हम किसी चीज़ को करते हैं उसमें फोर्स लगता है, तो उसके कारण अगर सर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा होता है, उसके कारण कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा होता है, तो हम बोलते हैं कि सर जो वर्क है वो हुआ है। तभी तो बोलेंगे वर्क हुआ। वर्क होने की डेफिनेशन तो यही होती है ना, कि भाई एक तो फोर्स लगना चाहिए, और सेकेंडली सर अगर फोर्स लग रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो होना ही चाहिए। तो पहला क्या है, सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। अब सुमा नाम का एक लड़का है, वो स्विमिंग कर रहा है एक पॉन्ड में। अब मुझे एक बात बताओ जरा, लेट सपोज दिस इज अ स्विमिंग पूल, ओके। सो जो लोग स्विमिंग पूल में गए हो, तुम लोग जानते हो कि जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं और हम तैरना स्टार्ट करते हैं, है ना, तो हम तैरते कैसे हैं? हम ऐसे तैरते हैं कि हमारे पैरों को हम पीछे की तरफ ऐसे स्विम करते हैं, और आगे की तरफ हम क्या कर रहे होते हैं, एक तरीके से हम पानी को, हम वाटर को पीछे पुश दे रहे होते हैं। क्या दे रहे होते हैं? पुश दे रहे होते हैं, जिस कारण हमारा पानी पीछे जाता है और हमारी बॉडी आगे जा रही होती है ना। तो अब मुझे बताओ, देखो, पुश दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है, फोर्स इज नथिंग बट पुश और पुल, तो फोर्स तो है। अब सर फोर्स है तो सर क्या है, तो सर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। जैसे सर अगर वो स्विम कर ही रहा है तो सर डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा होगा ना। अगर सर स्विम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स है, तो सर मैं बोल सकता हूँ क्या, कि सर द फोर्स हो रहा है और सर वो है, तो सर हमारा वर्क भी हो ही रहा होगा, ठीक है। तो पहले केस हम बोलेंगे कि वर्क इज डन, वर्क इज डन, ठीक है। सो क्या है, फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे, तो वो वर्क हो रहा है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। अब जब एक डोंकी अपने ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लेके चल रहा है, ठीक है। नाउ अब देखो, तुम मुझे एक चीज बताना, डोंकी जब उसके ऊपर कोई वेट रखा हुआ है, डोंकी के ऊपर कोई वेट रखा हुआ है, तो उस वेट का जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? सर डोंकी के ऊपर अगर कुछ वेट रखा हुआ है तो सर सिंपल सी बात है, सर वेट की डायरेक्शन तो हमेशा नीचे होती है, क्योंकि सर वेट इज नथिंग बट, वेट तो सर कुछ नहीं है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे हमारी अर्थ हमें खींच रही है, वही तो वेट है सर, है ना। तो एक डोंकी है, अगर समझ लेना ये डोंकी है ना, ये डोंकी है, और इसके ऊपर कुछ ना कुछ वेट रखा हुआ है ना, कुछ पत्थर रखा हुआ है बड़ा सा। तो इस पत्थर का जो वेट है वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? नीचे डायरेक्शन में लग रहा होगा। एंड एट द सेम टाइम ये डोंकी जो है वो आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। तो तो अगर ये डोंकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन वेट का जो फोर्स है वो नीचे डायरेक्शन में लग रहा है, तो भैया मुझे बताओ क्या वर्क हो रहा होगा? मुझे बताना है वर्क किसके कारण, वर्क बताना है मुझे इस वेट के कारण, इस वेट के कारण क्या कोई वर्क हो रहा होगा? मुझे बताओ। ऑब्वियसली नहीं,
भाई मुझे बात बताओ, तुम्हारे ऊपर कोई सामान रखा हुआ है और तुम सामने चल रहे हो, तो क्या वो सामान तुम पे फोर्स लगा के तुम्हें आगे बढ़ा रहा है? वो तो और तुम्हें ज्यादा वजन दे रहा है जिससे कि तुम धीरे चल पाओ या फिर चल ही ना पाओ, है ना? तो भाई अगर हमारे ऊपर कोई वेट रखा हुआ है तो वो ऑब्वियस सी बात है ना, वो कोई वर्क नहीं करेगा। तो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क इस केस में जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, वो फोर्स या तो पीछे से लग रहा होता, पीछे से लग नहीं रहा, नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। हमने क्या पढ़ा है कि सर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब जाके हमारा वर्क होगा। या फिर सर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब वर्क होगा। वर्क नेगेटिव होगा लेकिन होगा तो सही ना, तो वही बात है। चलो समझे वर्क क्यों जीरो होगा इस केस में, है ना? सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे? अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ बॉल। वेल वेल ओके सॉरी, बॉल बन गया। क्या है? विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। अब मुझे बात बताओ, एक विंड मिल है, विंड मिल को ना अज्यूम करते हुए तुम अज्यूम करना एक पर्सन है, ठीक है? एक वेल है, कुआं है, उसमें एक पर्सन ने रस्सी डाल के, रस्सी से बाल्टी बंधी हुई थी, ये रस्सी से बाल्टी बंधी हुई है ना? इससे वो बंदा ना पानी निकाल रहा है कुएं में से। अब कुएं में से वो बंदा पानी निकाल रहा है, तो भाई वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? अपर डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है? पानी किस डायरेक्शन में आएगा? वो भी से अपर डायरेक्शन में आएगा। तो भैया जब फोर्स और डायरेक्शन की, फोर्स की डायरेक्शन सेम, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं कि सर वर्क डन क्या रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा। और जब सर वर्क डन पॉजिटिव होता है तब हम क्या बोलते हैं? तब हम बोलते हैं कि सर वर्क डन हुआ है। वर्क डन हुआ है तो फिर हमारा आंसर भी आ गया है। विंड मिल भी सेम काम करता है। ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। चलो नाउ नेक्स्ट क्या है? आ ग्रीन प्लेनेट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अब मुझे बताओ भाई, एक ग्रीन प्लेनेट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिन लोगों ने पढ़ा होगा, वो प्रोसेस में क्या होता है भाई? तुम्हारा जो प्लांट होता है वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है, ऑक्सीजन को एक्सेल करता है, सॉरी, ऑक्सीजन को एक्सेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है ना? अब इस प्रोसेस में क्या कोई फोर्स लग रहा है? क्या कोई फोर्स लगता है? तुमने देखा ये प्लांट एकदम से फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ से, ऐसे धक्का मार रहा है कि अरे निकल जा मेरे में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेरे अंदर आ जाए, ऐसा होता है क्या? जब फोर्स ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता, और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स नहीं है, तो वर्क डन जीरो। ओके, फिर नो वर्क इज डन, सिंपल सी बात है। चलो, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। भाई ये तो ना कराऊंगा, इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन है, सिंपल सी बात है। समझ लो कि ये एक इंजन है, समझना क्या इसमें से, एक इंजन है ना? वो एक कार्ट को पुल कर रहा है, या फिर बैलगाड़ी है, बैल एक कार्ट को पुल कर रहा है। तो क्या होता है भाई? बैल सामने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, उसी डायरेक्शन में वो कार्ट चलती है। तो इंजन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में वो ट्रेन चलेगी। ऐसा तो होता नहीं है कि इंजन आगे चल रहा है और ट्रेन पीछे जा रही है। तो बस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वर्क हुआ है। चलो, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अब भाई फूड ग्रेन्स आर ड्राइंग इन द सन, क्या अगर तुमने कभी ये किया हो कि अपने तुमने ना घर पे, अगर जिन लोगों के आटा ना आता हो, गेहूं आते हो, तो गेहूं क्या होता है ना कि वो थोड़े से उनके अंदर कंकड़ वगैरह होते हैं ना, या फिर कुछ और अलग चीज़ होती है, तो फिर उसे ना धोते हैं। हमारे यहाँ मतलब ऐसे होता था, तो उसे धोते थे। अब धोने के बाद भाई सिंपल सी बात है, गेहूं को पिसाना है तो गीला तो पिसाएंगे नहीं, है ना? सूखे करके पिसाएंगे। तो सुखाने के लिए उन ग्रेन्स को हम कहाँ डालते थे? छत पर डालते थे। यार तुमने ना दिवाली के टाइम पे ऐसा किया हो कि दिवाली के टाइम पे जो हमारे पापड़ वगैरह जो होते हैं ना, हम क्या करते हैं? पापड़ वगैरह सुखाने के लिए डालते हैं छत पे, क्योंकि साल भर के वो पैक दे देते हैं। अब जब हम उन्हें सुखाने के डालते हैं, तो क्या तुमने कभी देखा है कि वो पापड़ एकदम से दम लगा रहे हैं सूखने के लिए, पानी बाहर निकल जाए उनसे? ऐसा नहीं होता ना भाई, पानी एवोपरेट हो जाता है। किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ सन। सो अगर पानी एवेपोरेट ही हो जाता है विदाउट किसी फोर्स के, जब फोर्स नहीं है तो वर्क की तो बात आती ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू द विंड एनर्जी। क्या बोल रहा है? अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू द विंड एनर्जी। अब एक सेल बोट है, ओके,
एक सेल बोट बोला है तुमको, सेल बोट किसे बोलते हैं? सेल बोट आई एम, लेट्स कंसिडर सेल बोट एज, क्या माने, सेल बोट किसे बोलते हैं यार? चलो कोई नहीं, इसको इस एग्जाम्पल करने के लिए हम मानते हैं एक सिंपल बोट है, ठीक है। तुम लोगों ने कभी वो करा है कि जो पेपर से बोट बनाई है? बनाई होगी ऑब्वियसली, है ना। जिन लोगों ने नहीं बनाई है कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो हमने पेपर से एक बोट बनाई है ना, उसे तैरा देखा तो होगा ही यार, पेपर से बोट बनाते हो लोगों को। तो मान लो कि हम क्या कर रहे हैं ना, हम उस पेपर बोट को हवा दे रहे हैं एक एक ना फैन से, ठीक है, जिससे वो आगे, अब भाई पेपर की बोट है, उसे हवा दोगे तो वो आगे बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अब मुझे बताओ, जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी क्या है भाई? जो हवा आ रही है वो विंड एनर्जी तो है, वो किस डायरेक्शन में होगी? आगे डायरेक्शन में, पॉजिटिव। और तुम्हारी सेल बोट भी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो भाई जब दोनों चीज़ सेम डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे कि वर्क पॉजिटिव होगा, यानी वर्क डन होगा होगा। सेल बोट क्या है मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा सेल बोट होती क्या है, रुक रुक देख लेते हैं। सेल बोट, कम ऑन सेल बोट, अच्छा अच्छा, ओके, अरे 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 अरे, अच्छा ये से सेल बोट कहते हैं, सॉरी सॉरी यार, मेरे को कंफ्यूज नहीं हो रहा था, है ना। चलो सेल बोट, ये वाली बोट तुमने देखी है? जिन्होंने नहीं देखी है मैं इसका बताता हूँ, तो फंक्शनिंग क्या होता है कि ना, ये हवा के डायरेक्शन में चलती है। हवा के डायरेक्शन में कैसे? ये जो तुम फेदर्स देख रहे हो, इसके फेदर्स, फेदर्स मतलब क्या? ये जो कपड़ा लगा हुआ है, व्हाइट कलर का क्लोथ जो लगा हुआ है, इस व्हाइट कलर क्लोथ पे ना बहुत तेज जब हवा लगती है, तो ये कपड़ा क्या करता है ना, ये आगे मूव करता है, मतलब कपड़ा क्या, मतलब पूरी बोटी आगे मूव करती है ना। तो ये बेसिकली ये विंड के फंक्शनिंग पे वर्क करती है। तो पीछे से आके इसमें हवा लगेगी तो ये आगे बढ़ेगी, तो वही फोर्स और वो सेम डायरेक्शन में है, तो हम बोलेंगे क्या? वर्क डन होगा, समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड. The initial and final points of the path of an object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? अब मुझे बताओ, एक ऑब्जेक्ट को हमने सर्टेन एंगल में थ्रो करा है, वो एक कर्व्ड पाथ में मूव करके एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड. द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. भैया जी चलिए जी बताते हैं जी, क्या बोल रहा है वो? हॉरिजॉन्टल लाइन, सर ये सब क्या क्या बोल गया वो? पाथ, पॉइंट, अरे कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। समझो कि एक ऑब्जेक्टिव बॉल है, तुमने इसे एंगल पे अपने दोस्त को कैच करने के लिए फेंका, ठीक है। तो ये बॉल से ऊपर जाएगा और वो कैच तुम्हारा दोस्त इधर कर लेगा। अगर अच्छा दोस्त होगा तो कैच कर लेगा, उसे अच्छी फील्डिंग आती होगी तो। अब उसने कैच कर लिया अगर, देन मुझे एक बात बताओ भाई, तुम्हारे और तुम्हारी दोस्त की हाइट मान लो सेम है। अगर सेम हाइट है तो तुम दोनों के हाथ भी तो एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाया करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब होता है कि भाई एक ऐसी लाइन जो कि सेम जिनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो, मतलब क्या, इन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देखो, यहाँ बॉल यहाँ पकड़ रहा है और सिम दोस्त भी वहीं पकड़ेगा, सब मान लो अभी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अगर मान लो मैंने अर्थ के किसी पॉइंट से बॉल को फेंका है और वो बॉल अर्थ पे जाके तो आप तो गिरेगी, ऐसा तो नहीं होगा कि अर्थ से फेंकूंगा मुंड पे चली जाएगी, भाई अर्थ से फेंकूंगा अर्थ पे आके गिरेगी। तो उन दोनों का सेम ही होगा कि नहीं? वो जो पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन जो जिस पे वो लाई करेंगे वो सेम लाइन होगी, ठीक है। तो अब या फिर तुम इसे ऐसे कंसिडर कर लो कि मान लो एक पार्क है, उस पार्क में तुमने यहाँ से बॉल फेंकी और वो आके उस पार्क के दूसरे कोने पे जाके गिर गई, तो भाई अब तुम्हारा पार्क ऐसा तो होगा नहीं, या फिर ऐसा भी नहीं होगा, है ना। पार्क तो स्ट्रेट ही होता है एकदम फ्लैट, तो उस फ्लैट पाथ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे अगर तुम दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो वो स्ट्रेट होगी कि नहीं होगी? तो वैसे ही सेम पॉइंट पे आके गिरा है। अब वो पूछ रहा है कि इसे वर्क डन क्या होगा, तो भाई सबसे पहले हम निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट, कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। देन हम निकालेंगे कि भैया फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लग रहा है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लग रहा है बताओ ज़रा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या लगता है भाई? किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमेशा क्या लगता है? अर्थ की टुवार्ड लगता है। सो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दैट ऑब्जेक्ट
किस पे डिपेंड करेगा? उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे। वर्टिकल पे क्यों? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल तुमने निकाल लिया, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन किधर है? फोर्स की डायरेक्शन जो ग्रेविटी की वजह से वो कहाँ है? नीचे है। तो हमें तो कौन सा चाहिए? हमें तो चाहिए केवल वर्टिकल वाला। अब वर्टिकल के लिए भैया जिस पॉइंट से चला था अर्थ के, वो सेम उसी पॉइंट पे आ गया। मतलब वर्टिकली तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं, वर्टिकली तो उसने डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं, है कि नहीं? तो अब अगर वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है ना, तो अब मुझे जल्दी से बता दो, अगर वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट उसने नहीं किया तो क्या कुछ वर्क डन होगा? नहीं सर। सर हमने हमने डिस्प्लेसमेंट तो हम कितना जानते हैं सर, कि सर वर्टिकली तो सर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, क्योंकि जिस पॉइंट से रहा था उसी पॉइंट पे आ गया एक तरीके से। तो सर अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ वर्टिकल में कुछ, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन क्या होगा? एफ इंटू एस, और एस जीरो तो वर्क डन भी जीरो, और हम बन गए इस क्वेश्चन के हीरो। चलो कम ऑन, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन? अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, ओके, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब एनर्जी चेंज बताना है। देखो, जब एक बल्ब लाइट होता है ना, तो उसमें तीन एनर्जीज होती हैं। तुम लोगों ने अगर थोड़ा बहुत बल्ब के बारे में जानते हो, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, थोड़ा बल्ब को एनालाइज कर लेना। तुम्हारे घर पे बाय द वे अब तो मोस्ट सारे घरों में एलईडी बल्ब भी होते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में अगर तूने बल्ब देखे हो, अपनी मम्मी वगैरह से पूछना कि मम्मी आप लोगों ने ऐसे 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 बल्ब देखे हैं जिनमें ऐसा अंदर ना सर ऐसा एक स्प्रिंग टाइप का होता था, स्प्रिंग टाइप का। और जैसे हम बल्ब लाइट ऑन करते थे, जैसे हमने स्विच ऑन करा है ना, जैसे हम स्विच ऑन करते थे, वैसे क्या होता था ना, ये फिलामेंट, इसे क्या बोलते हैं, ये स्प्रिंग नहीं होती है, ये होता है एक फिलामेंट। फिलामेंट, ठीक है, ये फिलामेंट बर्न होता था, बर्न होता था। और जैसे ही ये फिलामेंट बर्न होता था, सुई, उसके बाद सुई मतलब उसके बाद ये जो बल्ब होता था वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। अब ये चीज़ है तो अपने पेरेंट्स से पूछना, उन लोगों ने पक्का ऐसा बल्ब देखा होगा, या फिर तुम सर्च कर लेना ओल्ड बल्ब। चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। अरे अरे यूट्यूब ना खोलो भाई। ओल्ड बल्ब, हाँ ये देखो, ये वाले हैं तुम्हारे ओल्ड बल्ब। ओल्ड बल्ब, ये ओल्ड बल्ब कैसे होते हैं? देखो ऐसे, हाँ ये देखो, ये जलता हुआ दिख गया है यहाँ पे, देखो दिख रहे हो? ये देखो, ये पैरा देखो, ये फिलामेंट दिख रहा है अंदर, ये स्प्रिंग टाइप का होता था, ठीक है। ये तुम्हारे पेरेंट्स ने पक्का देखा होगा, ठीक है। नाउ, अरे नहीं मतलब मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा, ये मैं समझना कि मैं बाबा आजम के ज़माने का हूँ भाई, तुम्हारे ज़माने का ही हूँ, है ना। ये देखो, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये ऐसे ये बर्न करता था, ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे लाइट कर जाता था हमारा बल्ब। चलो समझ में आया? अगर समझ में आ चुका है तो फिर आओ हम बताते हैं। तो देखो, अब मुझे बताओ, जैसे तुम बल्ब का स्विच ऑन करते हो तो क्या होता होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बल्ब के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है? पहले जाके सर पहला मोशन क्या हो रहा है? जैसे तुमने एनर्जी ऑन कर दी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, तो पहली चीज़ क्या हो रही है इस बल्ब में? सर वो फिलामेंट जलता है। क्या कर रहा होता है? फिलामेंट जलता है। मतलब सर पहले कौन सा होता है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। एंड देन सर ये हीट एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो हो जाती है सर लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, समझ में आया? ठीक है, तो क्या हो रहा है? और इससे पहले भी, अब इलेक्ट्रिसिटी भी तो सर बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है केमिकल एनर्जी से। केमिकल एनर्जी, क्योंकि भाई जैसे बल्ब रिसीव करता है वोल्टेज को, देन क्या होता है, वो लाइट और हीट एनर्जी दोनों में कन्वर्ट होता है। पहले हीट होगी, फिर हीट से लाइट होगी, ठीक है। देन सो द ट्रांसफॉर्मेशन कुछ तरीके से होता है, ये केमिकल एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट होती है पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में, और लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। बोलो हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में, दोनों वाइस वर्सा थ्रू है। ओके चलो, सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया? ये वाला बेसिक जो है फंडामेंटल वो यही है। केमिकल एनर्जी वाला ना भी करो तो ये तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, एंड हीट कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? चलिए, certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 to 2. Calculate the work done by the force. अब देखो, एक फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे 20 kg की मास पे, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 5 to 2 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है पहले ये बताओ? 20 kg है, ठीक है। स्पीड में चेंज कितना आ रहा है? 2 to 5। स्पीड में चेंज कितना? अरे स्पीड में चेंज कितना आ रहा है? 2 to 5। देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 to 2 आ रहा है। अरे सॉरी बेटा जी, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। 5 to 2 चेंज आ रहा है, ओके। अब अगर ये चेंज 5 to 2 आ रहा है, तो कैन यू प्लीज टेल मी कि ये बेटा जी अब स्पीड में चेंज मालूम पड़ गया हमें, और हमें क्या बोला है उसने? कुछ टाइम दिया हुआ क्या? फोर्स बताना है हमें। पहले हम फोर्स निकालेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट द वर्क डन निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। ओके, सो एज यू गाइस नो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? कैसे कैसे करेंगे? हाँ ओके, चलो। अब हम जानते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s जानते हैं। चलिए, फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसने? 4। इनिशियल कितनी है? 25। 4 25 कैसे आया मालूम पड़ गया ना, स्क्वायर कर दिया मैंने सीधे। 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, सिंपल इज दैट। अब क्या है? 25 माइनस 4 इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव ही होगी ऑब्वियसली, और वो आ भी जाएगी, वो अपने आप ही आ जाएगी, तो मैं करने की जरूरत नहीं। 25 माइनस 4 यानी 21, 21/2 आ गया कितना अपना? एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम जानते हैं फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू वहां से पुट कर दूं इसमें, तो क्या आ जाएगा? मास इंटू 21/2 माइनस का इंटू वॉट? इंटू 1 बाय डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट को नीचे भेज दिया। और यहाँ पे फोर्स तो वैसे का वैसे ही रहेगा। मास क्या दिया हुआ है? 20 kg, तो -20 इंटू 21/2 इंटू 1/s। 2 से 20 जाएगा 10 बारी, तो ये कितना आया? 210 माइनस का बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4। ये क्या आया? फोर्स आ गया। अब क्या मुझे बता सकते हो तुम लोग, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता? तो भैया बस पुट करना है माइनस टाइम्स 210 अपॉन डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट कट जाएगा, वर्क डन आ जाएगा -210। किसके बराबर? जल्दी से बता दो। एनर्जी यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क डन की यूनिट भी क्या होगी? जूल, ओके। आई होप ये समझ आया होगा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A mass of 10 kg at a point A on a table, it's moved to a point B. The line joining A and B is horizontal. Horizontal line मतलब straight line. What is the work done on an object by the gravitational force? Explain your answer. Explain कर दो बेटा जी जल्दी से। चलो एक्सप्लेन, ये वाला क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है भी नहीं वैसे, और जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं तुम्हें वाला क्वेश्चन। चलिए सो ओके, आओ देखो क्या बोल रहा है वो। एक टेबल है तुम्हारे पास, ओके, एक टेबल, ये टेबल मान लो, ठीक है। इस पे ना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसे हम मूव कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को, भाई सिंपल से आता है, फोर्स लगाया होगा, फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया होगा। लेकिन वो इस फोर्स की बात नहीं कर रहा, वो किस फोर्स की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है एक ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो सर हमेशा नीचे ही लगता है, ऑब्वियस सी बात है। अब सर अगर हमें वर्क डन बताना है, तो वर्क डन में हमें क्या बताना पड़ेगा? सर ग्रेविटेशनल फोर्स, और सर उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और सर ग्रेविटेशनल फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या फिर सर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन सर इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि सर वो ऑब्जेक्ट तो सर बस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है, और सर लेकिन वो है तो टेबल पे ही है, तो टेबल पे ऐसा तो हुआ नहीं। सर ऑब्जेक्ट यहाँ था और पॉइंट भी ऊपर था, तो सर डिस्प्लेसमेंट में ये बोल दूं, या फिर सर पहला ऑब्जेक्ट यहाँ था वो नीचे गिर गया, तो सर डिस्प्लेसमेंट में ये बोल दूं। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा सर दोनों केस में। ऑब्जेक्ट तो बस यहाँ से हल्की आगे चला जा रहा है, और वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, उसने बोल दिया कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे।
तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे सर वर्टिकल तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, वर्टिकल यानी ऐसा, वर्टिकल तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो सर अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो सर हमारा वर्क डन भी जीरो। ओके, सो इन द सेम वे हम बोल सकते हैं कि वर्क डन हमारा जीरो ही होगा। सो आई होप ये समझ आया होगा। ठीक है, सो आज के इस लेक्चर को बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा हमारा पहला लेक्चर था इसलिए थोड़ा स्लो चला, हमने थोड़े क्वेश्चन कम कर पाए, बट अगले लेक्चर में हम इसे बिल्कुल स्लो नहीं करेंगे, हम इसे बिल्कुल अच्छे से चल के, क्योंकि मुझे 3 लेक्चर्स में से रैप अप करना है। मैं कल के लेक्चर में पूरी कोशिश करूंगा कि 15 तक क्वेश्चन हो जाए, तुम्हारे 15 से ऊपर ही हो जाए। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम जस्ट अपना आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को। ठीक है, मुझे इस हफ्ते में दोबारा कंप्लीट कराना है ये वाला, क्योंकि ये मेरा टास्क है। ओके, और तुम लोगों को भी ये करते रहना, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो बस वो क्वेश्चन को कमेंट कर देना कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं स्पेसिफिकली उन क्वेश्चन को लेके एक नया लेक्चर बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम लोग पढ़ते जाओ एंड जस्ट चीज़ों को करते रहो। सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ठीक है, बस ऐसे ही पढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, और ये जो ब्रेक आया था वो ब्रेक तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा, लेकिन उसमें रिवाइज करते रहना बेटा जी, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस चीज़ों का रिवीजन करते रहना, सो दैट यू गाइज नेवर फील लाइक कि सर हमें पुरानी चीज़ें याद नहीं आ रही। ओके, सो टिल देन बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे, जय जगन्नाथ गाइज, अच्छे से बस पढ़ते रहो और बढ़ते रहो लाइफ में, है ना, बाय बाय।